जाइए उसके मम्मी पापा को भी आप देख सकें, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया के चैनल्स पेज से आपने देखा था, आज आप लोगों के सामने है। और सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत के लिए हमारी जो कल की तैयारी थी वह अधूरी रह गई थी और अच्छा हुआ कि अंकल आंटी भी आ गए। शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन। अंकल आपका भी बहुत बहुत और आंटी आपका भी बहुत बहुत आपने जो है अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से शुभम जी को तो सुना ही था, उनके मम्मी पापा को भी सुने होंगे रीजनल लैंग्वेज में भी। तो थोड़ा समय जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे तो प्रश्नों को ले। सबसे पहले जो है स्वागत के लिए जो एक और परंपरा हम लोग की होती है, सॉस देकर ये आपका स्वागत है। और कोई गर्ल्स आ जाएंगी, उनकी मम्मी को सम्मानित करने के लिए स्वागत करते हैं। हालांकि मोमेंटो देने का परंपरा जो है वो लास्ट में होती है, लेकिन लास्ट में आप लोग जो है भाई लास्ट तक जो है आप लोग में नहीं रहेंगे। आप आइए ना पीछे, इधर अंकल के तरफ आ जाइए। हाँ अब हो जाएगा, मेरी बात और तो स्वागत है। तो सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज टॉपर रैंक 1 शुभम कुमार जी का स्वागत करते हुए, उनके मम्मी पापा का स्वागत करते हुए, जितने भी यूट्यूब और फेसबुक चैनल से जुड़े हुए हैं अभी सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और आपके जो एक वीक से जो प्रश्न आए थे, कल से जो प्रश्न आ रहे हैं उस प्रश्नों को हम एक एक करके लेंगे ताकि उसका जवाब जो है वो मिल जाए। तो शुभम कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन डिग्री प्लेटफॉर्म पटना के प्लेटफॉर्म पर। और कुछ प्रश्न जो है पहले ले लेते हैं कॉमनली, फिर बच्चों को बोलेंगे। पहला प्रश्न यह है कि टॉपर बनने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? रिजल्ट देखने के बाद ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था कि टॉप कर गए हैं। एक बार देखा, फिर दोबारा देखा, फिर अपने पेन पे चेक करना है। फिर पापा को कॉल किया तो मतलब भावुक भी हो गया और अच्छे से बता भी नहीं पाया कि पापा जो है रिजल्ट आ गया और टॉप कर गया। अच्छा, पहले आप ऑलरेडी सिलेक्टेड थे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में और सीधे जो है एकाएक छलांग लगा के टॉप पे बैठने के बाद अपेक्षाएं जो है आपसे बढ़ गई है। खासतौर से जो यूथ हैं, पूरे कंट्री के यूथ, न केवल बिहार के, जो यह चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि कैसी तैयारी करनी है कि टॉप तो नहीं बने, कम से कम सक्सेस हो जाए, आईएएस के मेरिट लिस्ट में आ जाए। वो आप तरीका मुझे बताइए। आई थिंक फोकस भी यही होना चाहिए कि आप टॉप करने के लिए कोई भी तैयारी नहीं करते हैं। जो भी तैयारी होता है उसमें ये बस ये रहता है कि किसी तरह लिस्ट में टॉप 70 में आ जाए या जो भी है कि आईएएस बन जाए। एंड जो ये जंप होता है कि रैंक का जो जंप है वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट मेरा बस ये एम था कि मैं कंसिस्टेंटली मेहनत करूँ, रिजल्ट की चिंता ना करूँ। इनफैक्ट जब रिजल्ट आने वाला था और जब इंटरव्यू का डेट मेरा 9 सितंबर था,
तो 9 सितंबर और 24 सितंबर का शायद रिजल्ट आया, तो उस दौरान मैं प्रीलिम्स की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि कौन सा रैंक आएगा, एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा। सो इवन तो एग्ज़ाम रिसेंट गया था, बट तैयारी आपको जो है वो कंटिन्यूस रखना पड़ता है कि आप कंसिस्टेंटली 2-3 साल आप मेहनत करते हैं, फिर रिजल्ट तो बस उसी का मतलब एक एंड गोल होता है। सो आई थिंक आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए कि आपको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना चाहिए। शुभम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक इंजीनियर को जब आर्ट्स पेपर पढ़ना पड़ता है तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है कि आपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर रखा, प्योरिटी जो है वो इंजीनियरिंग से अलग है, उसके बाद आप देखेंगे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये सब डिफरेंटली जो है बिल्कुल अलग है, जहाँ के सीधे आप कैलकुलेशन से सीधे आप आ जाते हैं आर्ट्स पेपर में। कितना मुश्किल होता है जो भी इंजीनियर या आईटी बैकग्राउंड से या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको ये जानने की उत्सुकता है कि आप कैसे इसको मैनेज करते थे, या पहले स्टार्टिंग आपने कैसे किया, और जबकि रैंक एक एंथ्रोपोलॉजी से थी। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ आईटी बॉम्बे से 2018 में, तो लास्ट सेमेस्टर से मैं तैयारी स्टार्ट की थी। तो उस समय ये सोचा कि चूँकि मेरा सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा डिसेंट था, तो मुझे लगा कि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल रख लेते हैं। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग 2018 के अटेम्प्ट में सिविल इंजीनियरिंग रखा। बट ये पूरा प्रिपरेशन जो है उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपकी इंटरेस्ट और लाइकिंग भी टाइम के साथ चेंज होता है। सो जब 3-4 महीने प्रिपरेशन में आ गए तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया, क्योंकि फिर सोशल साइंस काफ़ी पढ़ने लगे, फिर पेपर काफ़ी पढ़ने लगे, तो फिर इंटरेस्ट आया कि सोशल साइंस का सब्जेक्ट भी ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट उधर रुझान आ रहा था। जब 2018 का प्रीलिम्स दिया और तभी हुआ नहीं, तो मैं सोचा कि अब ऑप्शनल जो है वो काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल मार्क्स में। सो मैं डिसाइड किया कि मैं ऑप्शनल चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेंथ था और इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग से दूर जा रहा था। एंड जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा मन में रहता है कि 2-3 अटेम्प्ट तो अच्छा, 2 अटेम्प्ट तो कम से कम अच्छे से देंगे। सो उसमें 3 साल लग जाते हैं। सो आपको ऐसा ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहिए जिसको आप 3-4 साल अच्छे से पढ़ सकते हैं विथ इंटरेस्ट। एंड उस समय फिर मैंने 4-5 ऑप्शनल जो है उसका सिलेबस देखा। हमें लगभग 50 दिन मैंने दिया था अपना ऑप्शनल डिसाइड करने में। तो बहुत बड़ा टाइम होता है जब अगर आप 1.5 साल का अगर आप पूरा एक फ्रेमवर्क बना दें कि 1.5 साल में आपको तैयारी करनी है। सो मैंने लगभग 1.5 महीने दिए और सारे ऑप्शनल का सिलेबस देखा और फिर सेलेक्ट किया। मैंने 4 ऑप्शनल सेलेक्ट किए थे एंड में, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रो और साइकोलॉजी एंड PSI। सारे का सिलेबस देखा, थोड़ा उसके बारे में पढ़ा और फिर एंथ्रो के बारे में पढ़ा, अच्छा लगा। फिर और किताबें पढ़ी थोड़ी, क्योंकि आपको कंटेंट ऑनलाइन मिल जाता है। तो ट्रैवल अफेयर्स के बारे में पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। सो और फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बायो में भी था। सो अपना इंटरेस्ट देखते हुए, अपना स्ट्रेंथ एरिया देखते हुए और मैं GS में लिखने में अच्छा हूँ, ऐसा मुझे ऐसा लगा 6 महीने के प्रिपरेशन के बाद। तो मुझे लगा कि अगर मैं सोशल साइंस लेता हूँ तो मैं अच्छे से लिख पाऊँगा। और जहाँ तक डिफ़िकल्टी की बात है सर, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे इनफैक्ट और अच्छा लगा कि मुझे नए तरह का डोमेन पढ़ने का मौका मिला, नए चीज़ें का ज्ञान हुआ। और जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो ये सब तो ऐसा था कि एक अंधकार एरिया में था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि देश में क्या हो रहा है, देश का स्ट्रक्चर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, क्या देश में हो क्या रहा है। तो एक तरह से एक अलग ज्ञान हुआ। ऐसा लगा कि एक नया पूरा जो नॉलेज डोमेन था वो अनटच्ड, तो वो बहुत मेरा जो नॉलेज है वो ब्रॉडन भी हुआ। शुभम जी, एक प्रश्न है कि जैसा सोशल मीडिया में आप पहले नहीं थे, बाद में आप IAS बनने के बाद जब आपने रैंक 1 लिया, उसके बाद आपने ये ट्विटर बनाया, ठीक है। आपके नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट्स भी बनाए गए, जो भी हो उसके मतलब जो भी रहे हो। बट एक बात है कि आज का जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया में मैक्सिमम टाइम अपना देता है। और मैं हमेशा जब क्लास लेता हूँ बोलता हूँ कि स्ट्रीट क्वाइजन 1 से 2 घंटा दीजिए। सोशल मीडिया का यूज जब ये करते हैं तो जैसे कि कोई भी एग्जाम के लिए तो हजारों वीडियो हैं, और अगर सुबह से शुरू करें तो शाम तक वो वीडियो ही सबका देखते रहते हैं। तो ये वीडियो देखने का क्या कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्या कैटेगरी किस तरह से हमको देखना है कि हमें जो किसका वीडियो देखना चाहिए या किस तरह से, या आपने भी अभी स्टार्ट किया है तैयारी कराने के लिए टेलीग्राम पे, उसके बारे में बताइए कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, सोशल मीडिया का यूज कितना तक और किस हद तक होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए
बाकी लोगों से कंपैरिजन आप मत करिए, आप खुद का प्रोग्रेस देखिए। जब मैं तैयारी स्टार्ट किया तो मैं टॉपर्स के जो ये होते हैं फाइनल मार्कशीट, वो मैं हमने देखा 3-4 टॉपर्स के, देखा कि यार 1000 मार्क्स के आसपास 900 मार्क्स के अगर लाते हैं तो सिलेक्शन हो सकता है। तो उस एम तक पहुंचने के लिए आपको जो भी चीज़ आपको रोकती है उससे आप दूरी बनाएं। तो अगर मैं फेसबुक खोला एक दिन, जस्ट तैयारी जब स्टार्ट किया, मैंने 2 जन 2018 से स्टार्ट किया था, 2 जनवरी से। सो फेसबुक स्टार्ट किया तो मैं 1 घंटा मेरा टाइम वहाँ गया। तो फिर एनालाइज हुआ कि यार ये तो गलत बात है, 1 घंटा वहाँ चला गया। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फेसबुक को डीएक्टिवेट करूँगा और सोशल मीडिया पे नहीं रहूँगा। तो वो मेरा खुद का कॉन्शियस डिसीजन था। तो आपको, आपके लिए जो भी चीज़ आपको अपने एम से रोकती है, आप कोशिश करके 2 साल तक आप माइंड को ऐसा ट्रेन करिए। माइंड को बहुत ईजिली फुसलाया जा सकता है, मैं अपने पूरे तैयारी में ये देखा हूँ। आप माइंड को बोलिए कि 1 महीने बाद, ठीक है 1 महीने तक मैं नहीं यूज़ करूँगा, 1 महीने बाद देखेंगे। फिर 1 महीने से 2 महीने हो गए, फिर 1 साल हो गए, और अभी तो मन ही नहीं करता उतना यूज़ करने का। सो मेरा ये कहना है कि जो भी आप खुद एनालाइज करिए। और मैंने जो ट्विटर हैंडल बनाया वो फेक अकाउंट काफ़ी बन गए थे, इस वजह से मैं एक अपना पर्सनल अकाउंट बनाया, शुभम KR_IAS है। आप फॉलो मत करिए ऐसे बता रहा हूँ। आप बस टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वो साल भर जो है मैं वहाँ। अच्छा, ये टेलीग्राम भी 2-4 मैंने देखा है, आपका ट्विटर हो या टेलीग्राम हो, कैसे समझेंगे उसका बताना पड़ेगा कि ये हमारा जो है यूजर नेम है जिससे देख सकते हैं। अदरवाइज आप अभी भी सर्च करेंगे तो आपके पिक्चर लगे हुए, मम्मी पापा का वीडियो वगैरह वगैरह पूरा भरा पड़ा है सोशल मीडिया पे। तो आप निक नेम जो है वो बता दीजिए, ताकि आपको जो है फॉलो उसी माध्यम से फॉलो कर पाए। टेलीग्राम पे चैनल का नाम है शुभम कुमार स्ट्रैटेजी एंड नोट्स फॉर यूपीएससी। बट ऐसा आपको 2-3 चैनल पे मिल सकता है, तो उसका लिंक में जाइएगा तो वहाँ पे एक काम करेंगे, वो हम आप लोगों को बता देंगे, हमारा मिशन 50 का भी चैनल है उस पर, और उस पर भी शुभम कुमार अवेलेबल रहेंगे, जहाँ का आपको गाइड करेंगे। तो प्रॉपर जो है इनसे मैं पूछकर आप लोगों को कन्वे कर दूंगा, या फिर जो भी हमें अभी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, हजारों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी पता हो जाएगा, चैट बॉक्स में बता पाऊंगा। उसमें ये है कि शुभम SHUBHMKR_IAS ये ट्विटर का भी हैंडल है, और टेलीग्राम पे भी यही आईडी है। तो दोनों का सेम है। और जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वो मैं पर्सनली मैं लिखा हूँ, लंबा एक लिखा हूँ कैसे प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो आपको पढ़ के लग जाएगा कि ये ऑफिशियल आईडी है। और वहाँ पे मैं अपने नोट्स भी शेयर करूँगा कि कैसे नोट्स बना जाता है। फिर मेंस के लिए भी जो भी लिंक वगैरह होगा, जहाँ कहीं भी मैं बोलूँगा वहाँ पे लिंक मैं शेयर करूँगा। और ये पूरे प्रिपरेशन में मैं यूट्यूब देखता था। यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे टॉपर्स के स्ट्रैटेजी मिल जाएंगे। सो एक तो आप स्ट्रैटेजी देख सकते हैं, और कभी कभी आपको मन नहीं लगता है क्या करें मोटिवेशन के लिए, तो आप बस खाना खाइए और यूट्यूब पर लगा दीजिए, और थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है ऐसे लोगों को देखते हुए, तो वैसा कर सकते हैं। शुभम जी, क्वेश्चन है कि जितने टॉपर होते हैं उतने अलग अलग बुक लिस्ट होता है। अब बुक लिस्ट जो है आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, पीटी के लिए, मेंस के लिए, दोनों ही ध्यान से सभी लोग जो है नोट डाउन कर देंगे, ताकि यही पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि सब अलग अलग बताएंगे, मैं अलग बताऊंगा, ये अलग बताएंगे, या फिर दूसरे टॉपर अलग अलग बताएंगे, तो सब अच्छी होती है। लेकिन कौन सी सटीक टेक्स्ट बुक है वो आप बता दीजिए एक करके, तो ये लोग नोट डाउन कर लेंगे, ताकि उनकी प्रिपरेशन जो सही दिशा में जा सके। सारे टॉपर्स कुछ ना कुछ अलग बताएंगे आपको। तो मुझे भी ऐसा डाउट हुआ कि शुरुआत में काफ़ी सारे वीडियोस देखा, तो सारे टॉपर्स अलग अलग बता रहे, बट एक कॉमन आपको थीम दिखेगा सारे टॉपर्स में, कि सारे लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस किया होगा, मॉक टेस्ट अच्छा दिया होगा, सोर्सेज एक ही रेफर किए होंगे, आंसर राइटिंग एक ही जगह से किया होगा, तो उस टाइप का रहता है। तो मुझे तो ऐसे 6-7 महीने लगे थे शुरुआत में डिसाइड करने में कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा हुआ था कि 2018 में मैं कोचिंग किया था विजन IAS से दिल्ली में। तो वहाँ पे जो बेसिक बुक्स होते हैं उसका वो जो है वो पढ़ा दिए थे क्लास में, तो इस वजह से मैं बेसिक बुक्स को भी ज़्यादा रेफर नहीं किया। बट जैसे मैं कहूँगा कि लक्ष्मीकांत है पॉलिटी में, तो वो मैं ऑलमोस्ट जो क्लास में जो सर पढ़ाए उसके अलावा जो टॉपिक्स रह गए थे उसको बस मैं रेफर किया। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैंने क्लास में नहीं पढ़ा, तो मैं स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा। देखिए ये आप डिफ्रेंशिएट करिए, देखिए अगर क्लास में जो पढ़ाई हो गया तो मैं ज़्यादा उसको रेफर नहीं किया, मैं क्वेश्चन लगा के देखा, अगर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो मैंने लक्ष्मीकांत के भी टॉपिक्स छोड़ दिए।
तो अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस जहाँ तक आता है, आप वहाँ तक आप बुक को रेफर कर सकते हैं। फिर एंशिएंट मीडिएवल के मेरे खुद के नोट्स थे, आर्ट एंड कल्चर के खुद के नोट्स थे। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो मैंने सारे बुक लिस्ट देखा था और मैं फाइनलाइज किया था कि जो न्यू एनसीईआरटी हैं, क्लास 12 या 11 में 3 एनसीईआरटी हैं, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न, वहाँ न्यू एनसीईआरटी से अब देखा जा रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ो, एंशिएंट, मीडिएवल, आर्ट एंड कल्चर का, फिर बोलेंगे तमिलनाडु का भी पढ़ो। मैं कहूँगा कि कोई एक चीज़ ही पढ़े। मोस्टली आप तो या न्यू एनसीईआरटी पढ़े या तमिलनाडु पब्लिकेशन का आता है वो पढ़े, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो मेंस में बहुत लिमिटेड है। जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है, जो 4-5 क्वेश्चंस आते हैं पूरा हिस्ट्री मिला करके पेपर 1 में, 50-60 मार्क्स का पूरा वेटेज होता है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। प्रीलिम्स में हिस्ट्री का ओवरऑल 14 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी अच्छा वेटेज होता है, तो उसमें आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है इकोनॉमी के लिए? सर इकोनॉमी में मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया था, मेरे कोचिंग के थोड़े नोट्स थे जो उसको आपने पढ़ा था। हाँ, और इसके अलावा देखिए इकोनॉमी जो है, मैं एक लाइन से बता रहा हूँ, अभी मैं प्रीलिम्स पे हूँ, मेंस पे मैं इकोनॉमी पे आप देखेंगे कि कुछ स्टैटिक पार्ट भी पूछता है, लेकिन बहुत हद तक डायनेमिक पार्ट होता है। सो जैसे मैं न्यूज़पेपर अगर पढ़ता था तो सारे जो टर्म्स नए नए आते हैं, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी से थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि आपको आइडिया लगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सो जो इकोनॉमी का है वो डायनेमिक रहता है। बैंकिंग एरिया से पहले क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो क्लास में तो यहाँ इकोनॉमी पढ़ाई होती है, तो मैं क्या किया कि क्लास में मुझे पढ़ा दिया गया, तो मैं कोई बुक नहीं रेफर किया, मैं क्लास को ही के नोट्स को 2-3 बार पढ़ा और फिर मैं क्वेश्चंस लगाए। क्वेश्चंस मैं लगाया तो मैं देखा कि 70% क्वेश्चन जो हैं, जो स्टैटिक पार्ट के वो हो रहे हैं, तो फिर मैं कहीं और ज़्यादा इधर उधर भटका नहीं। और जो डायनेमिक पोर्शन है उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, फिर जो भी टर्म्स आते हैं न्यूज़पेपर में उसको गूगल करिए, ये हैबिट बना लीजिए। कुछ अगर नहीं आ रहा है तो गूगल करिए। और मैं क्या करता था, गूगल के बाद मैं टैब्स को ओपन रखता था मैं अपने फ़ोन पे, अगर मुझे याद नहीं हुआ कि ये टर्म्स क्या है तो मैं टैब्स ओपन रखता था। एनी टाइम मेरे फ़ोन पे लगभग 400-500 टैब्स ओपन रहते थे, तो बाद में अगर रिवीजन करने का हुआ तो फ़ोन पे ऐसे ऐसे करके पूरा रिवीजन कर लिया। या नहीं तो अगर मुझे टैब क्लोज करना है तो वहीं कोई एक नोटबुक बना लिया, वहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया। तो इनिशियली मैं ऑफलाइन नोट्स बनाता था, बाद में थोड़ा ऑनलाइन बनाने लगा, क्योंकि ऑफलाइन में आपके पेजेस इधर उधर हो जाते हैं। और आप कंफर्टेबल हैं तो आप कहीं पे भी बना सकते हैं, कोई एक जगह बनाइए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन आईएएस का मैगजीन फॉलो किया था, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, मंथली मैगजीन है। तो बट आप मैगजीन पे जो है वो बस डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि आप मंथ के एंड में उतना सारा इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो आप कंटिन्यूअस आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर के लिए मैं द हिंदू पढ़ता था, बट फिर बाद में ऐसा हुआ कि हिंदू में थोड़े नेगेटिव न्यूज़ अच्छे खासे आने लगे, तो फिर मैं सोचा कि थोड़ा बैलेंस आउट करता हूँ, तो फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज आता है वो मैं पढ़ता था। और ये दोनों न्यूज़पेपर जो है वो मैं मेंस में भी पढ़ा, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैं कंसिस्टेंटली पढ़ा। प्रीलिम्स में कभी कभी होता था कि एक दिन मिस भी हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करें कि आप फॉलो कर पा रहे हैं 1 घंटे। पॉलिटिकल न्यूज़ ना पढ़ें, स्पोर्ट्स के न्यूज़ ना पढ़ें, जो काम के हैं, जो एडिटोरियल होता है, फ्रंट पेज होता है, बस इतना ही। आपको 45 या 50 मिनट्स लगेंगे। इनिशियली मैं 2 घंटे देता था टाइम, फिर उसको कम किया, फिर टाइमर लगा के पढ़ता था। मेरे पास हमेशा एक स्टॉप वॉच होता था, गले में भी उसमें ये भी था, गले में भी डाल देता था, स्टॉप वॉच डाला। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अगर मैं अपने चेयर से उठता था तो उसको मैं रोक लेता था, फिर टाइमर वो मैं स्टार्ट कर दिया। तो वैसे करके आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप कितने घंटे दे रहे हैं, कितने घंटे बाहर जा रहे हैं। और तो ये न्यूज़पेपर का हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो यही है। इन्वायरमेंट में भी मेरे क्लास के नोट्स थे। शंकर आईएएस थोड़ा सा मैं पढ़ा था। शंकर आईएएस लोग जनरली शंकर आईएएस का रेफर करते हैं, बट अगर स्टैटिक पार्ट अगर आपको क्लासरूम में हो जा रहा है तो आप वो कर लीजिए। अगर बुक रेफ़र करना कर सकते हैं, मैंने रेफ़र नहीं किया था। और जो डायनेमिक पार्ट है, इन्वायरमेंट और साइंस टेक बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तो इसके लिए मैं क्या करता था
देखिए, अगर आप बुक रेफर करेंगे या बुक पे हमेशा फुल्ली डिपेंडेंट होंगे, जो सबसे करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन है वो बुक में भी नहीं आएगा, वो 1 साल 1.5 साल बाद आता है। और यूपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछेगा, बुक वैसा ही छापेगा, मतलब दिखाने के लिए कि हाँ चलो यहाँ बुक से आया। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो जितनी भी किताबें हैं वो धीरे धीरे मोटी होते जाएंगी, क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न से वो कंटेंट जो है ऐड करते रहते हैं। तो आपको एक स्टेप आगे रहना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिए, देखिए कहाँ से पूछ रहा है, फिर आप बुक्स या कोई और बुक रेफर करें या गूगल करें। तो इन्वायरमेंट के लिए मैं क्या करता था कि अगर आप देखेंगे जो नेशनल पार्क हैं, ये सबसे क्वेश्चन आता है, टाइगर रिजर्व से आता है। इसमें एक वेबसाइट है एनविस करके, ENVIIS, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सारा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो नेशनल पार्क हैं, सारे डिटेल्स है वो आ जाएंगे। अब 50 टाइगर रिजर्व है, 51 आई थिंक ना, और 52 हो जाए। तो वहाँ पर आपको एज ए लोकेशन कौन सबसे बड़ा नेशनल पार्क, कौन सबसे एरिया में सबसे बड़ा है, पूरा लिस्ट आ जाता है। तो आप गो थ्रू करें, इसलिए इसमें आपको हार्डली 1 दिन जाएगा। अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। अगर आप 3-4 लोग मिल के पढ़ेंगे और बोलेंगे कि तुम पूछो, ऐसे ऐसे करके पूछेंगे पीयर ग्रुप में, तो आपको 1 दिन में सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे, आपको 1 दिन में सारे ये याद हो जाएंगे, कर सकते हैं टाइगर रिजर्व याद हो जाएंगे। और वाइल्ड लाइफ का जो होता है वो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप गेस वर्क कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ आप वेबसाइट से रेफर कर सकते हैं। फिर एक होता है ईयर एंड रिव्यू, सारे मिनिस्ट्री का PIB पे ईयर एंड रिव्यू आता है 10 पेज का। अब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी निकालने लगे हैं उसका जिस्ट, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप PIB वहाँ पे डालिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट MOEFCC ईयर एंड रिव्यू PIB, आप गूगल करेंगे पहला लिंक आएगा, आप उसको खोलिए। 10 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। इन्वायरमेंट के लिए मैं लास्ट 2 इयर्स का जो है वो ईयर एंड रिव्यू देखता था। अब ईयर एंड रिव्यू पढ़ने का भी तरीका है, आप पढ़िए, वहाँ पे आपको कुछ टॉपिक रहेगा कि ये स्कीम न्यूज़ में है, ये चीज़ है, तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि गवर्नमेंट के मुताबिक कौन सा स्कीम इम्पॉर्टेंट है। सो फिर आप उस स्कीम को आप गूगल करके उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर आप स्कीम्स वगैरह पढ़ने जाएंगे तो 400-500 पेज की किताब हो जाएगी पूरे गवर्नमेंट स्कीम्स में, उतना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता था कि जो टॉप 10 मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर फार्मर्स का है, हाँ वो है, फिर आपका इंडस्ट्री का है, फिर MOEFCC है, तो ये सारे जो टॉप 10 मिनिस्ट्री है उसका आप ईयर एंड रिव्यू आप देख लीजिए और फिर उसको गूगल कर लीजिए, जो उसके अंदर कोई टर्म्स अच्छे आ रहे हैं, कोई स्कीम्स आ रहा है वो आप कर लीजिए। इससे आपका नॉलेज ब्रॉड होगा, आप ऑप्शंस जो है प्रीलिम्स में एलिमिनेट कर पाएंगे। और बहुत बार होता है कि मैं 2020 में देखा, 2019 में भी देखा, क्वेश्चंस डायरेक्टली वहाँ से आ जाते हैं। तो ये कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंट के लिए जितने भी यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन है, तो 3-4 लोग हम लोग बैठते थे, दोस्त लोग, और UN के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके वेबसाइट पे जाके उनका सारा टैब फटाफट चेक कर लेते थे। उसके कोई न्यू इनिशिएटिव है तो उसको हम लोग ट्रैक कर लेते थे। तो ये आप काम कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, 2-3 लोग मिलकर अगर करेंगे तो जैसे UNCBD है, UNCCD है, ऐसे करके आप सारे यूनाइटेड नेशंस के जो इम्पोर्टेंट हैं टॉप 10 आप उसके वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर इसके 2 पेज के, मेरा जो फाइनल होता था वो 4 पेज का नोट्स होता था PIB से, और इससे सब मिला के 4-5 पेज का शॉर्ट नोट्स होता था। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन भी आते हैं या नॉलेज ब्रॉड हो जाता है तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाएंगे। फिर एक प्रीलिम्स में आता है आपको रिपोर्ट एंड इंडाइसेस का आता है। सो आप गूगल पे डालेंगे कि इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस रिसेंट UPSC, तो आपको 1-2 लिंक आएगा, आप वहाँ पे देख लीजिए। मैं लॉ एक्सेलेंस करके एक आता है, उसका जो है रिपोर्ट एंड इंडाइसेस वगैरह देखा था। लेकिन आप कहीं से भी आप गूगल भी करेंगे, यहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको कोई भी वेबसाइट से आता है, 2-3 आप चेक कर लें तो आप वहाँ से 50-100 रिपोर्ट्स का एक रफ आइडिया हो जाना चाहिए। UPSC 1-2 क्वेश्चन पूछती थी, 2020 में नहीं पूछी, 19 तक पूछती थी 1 या 2 क्वेश्चन।
तो ऐसे ऐसे करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो तैयारी है वो आप थोड़ा डायनेमिक रखें, थोड़ा गूगल का अच्छा इस्तेमाल करें, जो टॉपिक न्यूज़ में आ रहा है, जो आपको मैगजीन में, जो न्यूज़पेपर में आता है, उसको थोड़ा गूगल करें, उसके थोड़ा नोट्स बनाएं। और प्रीलिम्स में ये बहुत जरूरी है कि आपका थोड़ा नॉलेज जो है वो ब्रॉड। मिस प्रीलिम्स ऑफ इंटरव्यू की बात आती है कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इंटरव्यू के दरमियान कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न क्या क्या पूछे गए और आपने जवाब क्या दिया, वैसे प्रश्न जिसका जवाब नहीं भी दे पाए, कैसे आपने इंटरव्यू का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो उससे पहले सर थोड़ा एक प्रीलिम्स और मेंस का हाँ मैंने सही बताइए, तो अच्छी बात है कि अभी पूरा समय शुभम देने के लिए मूड में आए हैं और जितने जो बच्चे हैं हमारे मिशन 50 के, इसके अलावा पूरे इंडिया के लोग अभी आपको लाइव के माध्यम से भी देख रहे हैं, इसलिए आप समझे कि अभी लाखों हजारों की संख्या में स्टूडेंट जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं और इतना कंफर्टेबल जो है वो कम ही मौका मिलता है कि जब ट्रेनिंग में चले जाएंगे आज से पुणे। जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों के वो प्रश्न भी हम लोग लेंगे और चूंकि लाइन कट गई थी इसमें पसीना ज्यादा हो रहा था, अब धीरे ठंडक जो है आ गई है और चूंकि एक दो जगह और भी जाना है शुभम को, इसलिए आप जो प्रश्न जी बताइए ना, आप अपने तरफ से बताएंगे ज्यादा बेहतर बताएंगे। देखो प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि जब मैं मॉक टेस्ट देता था, आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मैं क्या करता था कि प्रीलिम्स में विजन आईएएस का जो 35 टेस्ट मैं सारा देता था और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कोचिंग है, काफ़ी सारी कोचिंग है, उसके जो है फुल टेस्ट ऐसे लगाता था, बस फुल टेस्ट, बाकी सब विजन आईएएस का पूरा। आप कोई भी कोचिंग दीवार है मेरे सामने, मेरे सामने दीवार है, किसी को नहीं दिख रहा है डिस्टर्ब। और कोचिंग का आप फुल टेस्ट लगा सकते हैं। और जब मार्क्स में देखता था तो मुझे 2020 में विजन आईएएस के एक टेस्ट में 54 मार्क्स आए आउट ऑफ 200। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप और एग्जाम से जस्ट 20 डेज बिफोर ऐसे हुआ था। इसके बाद भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि आपको जो है मेरे मार्क्स जो है कंसिस्टेंटली 80 ही आए सारे मॉक टेस्ट में। और 2019 में मेरे मार्क्स 110 थे और 2020 में अराउंड 120 हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट का मार्क्स है वो आपके रियल एग्जाम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रियल एग्जाम में जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसमें कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई कॉमन सेंस लगा के आप ऑप्शन एलिमिनेट करके पहुँच सकते हैं। आप मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाए। 2019 में मैंने लगभग 72 मॉक टेस्ट लगाया था। हर दिन ही एक मॉक टेस्ट लगाता था। तो इसका बहुत एक अच्छा तरीका है कि जब आप प्लान करेंगे कि मॉक टेस्ट लगाना है, अगर आप दिन के एंड में प्लान करेंगे तो कभी मॉक टेस्ट दे नहीं पाएंगे। अगर आप दिन के शुरुआत में करेंगे तो उसमें भी मैं क्या करता था कि बेड से उठता था तो सीधा मॉक टेस्ट देता था 7 बजे से 9 बजे तक। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने आप को फोर्स मॉर्निंग में कर सकते हैं, तो आप मॉर्निंग में टेस्ट लगा सकते हैं। और 2020 में टाइम कम था, उसके बाद भी मैंने लगभग 40 टेस्ट दिया था। सो धीरे धीरे आपको लगेगा कि ठीक है, एक मॉक टेस्ट देते देते आपको एक हैबिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं मॉक टेस्ट पे इंटरेस्ट करना चाहता हूँ। आप सिमुलेट हो जाएंगे कि एग्जामिनेशन में कैसे मैनेज करना है। 2-3 इटरेशन में मैं करता था, 1 2 3 करके, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। तो ये वाला चीज़ जो है एक्सपेरिमेंट करना और ये सब चीज़ करना आप कर सकते हैं। फिर एक यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि हाउ टू यूज़ एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, अभिजीत सिन्हा सर का है, तो वो आप देख सकते हैं। आधे घंटे का वीडियो है कि एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आपको 30-35 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रीलिम्स में नहीं आएंगे, आपको इंटेलिजेंट गेसवर्क करना होता है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी इसका डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूँगा। और मेंस के लिए मैं भी जैसे ही प्रीलिम्स हुआ मैं ब्रेक नहीं लेता था। अगले दिन से ही मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। 90 दिन का गैप होता है। आप पहला दिन बैठ के पूरा प्लान करिए कि कब कब आपको टेस्ट लिखने हैं, कितने दिन में क्या करना है। जनरली आधा टाइम मैं ऑप्शनल और आधा टाइम जीएस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। और मेन प्रीलिम्स के जस्ट अगले दिन से जो है आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, 1-1 घंटे का स्टार्ट में, फिर हर तीसरे या चौथे दिन 3 घंटे का। ये 2019 में किया। 2020 में थोड़ा कोविड था और टेस्ट सेंटर्स क्लोज थे, तो कम टेस्ट लिखे। उसके बाद भी मैंने लगभग 15 से 20 टेस्ट जो है वो लिख लिया था, वो 3 महीने के जो ड्यूरेशन है। सो टेस्ट सीरीज मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस, जैसा कि मैं कहा कि आपका सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, तो आप मॉडल आंसर्स जो हैं वो रेफर कर सकते हैं। मैं विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज में लिखा था, सो मैं उसके मॉडल आंसर्स रेफर करता था और उससे भी मैं जो है शॉर्ट नोट्स बनाता था। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा GS 1-2, इसके बीच में 2 घंटे का गैप होगा।
फिर GS 3-4, इसके बीच में 2 घंटे का गैप होगा। तो एग्जाम से पहले 2 घंटे में आपको क्या रिवाइज करना है ये आपको पहले सोचना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मेरे 10 पेज के काफ़ी क्रिस्प नोट्स होते थे, ऐसे बुलेट पॉइंट्स होते थे, ऐसा वो हथियार जैसा है। एग्जामिनेशन हॉल में घुसते ही क्वेश्चन में ढूंढता था कहाँ मैं उस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास जैसे इकोनॉमी के लिए 10 ग्राफ होते थे, तो मैं वो इकोनॉमिक सर्वे बजट से उठाता था। आपको याद रखना है कि अगर इकोनॉमिक सर्वे बजट रेफर करेंगे, मैं सिनॉप्सिस ही रेफर करता था विजनएस या कोई और कोचिंग का। सो उसमें क्या होता है कि आपके 50 डायग्राम होंगे, आपको ध्यान रखना है कि 50 आपको याद नहीं करने, आपको जो अच्छा लगता है कोई 10 उठा लीजिए। मैं 10 रखा था, मतलब 10 में से भी मैं 5 एग्जामिनेशन हॉल से पहले 5 ही देखा था, और ये था कि 5 भी अगर मैं यूज़ कर लूँ 20 क्वेश्चन में तो एक मार्क्स जो है वो सारे क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके आप हर एक पेपर के लिए जो है आप बुलेट पॉइंट्स रेडी रखें और एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले सारा देखें और उसको तुरंत जो है यूज़ करें। और ये यूज़ आप तब कर पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट में पहले यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे सोचने का कुछ ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो जैसे वाटर का क्वेश्चन जो है वो हर साल आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे वाटर मैनेजमेंट पे, वाटर रिसोर्स पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं एक चार्ट याद कर लिया कि 1947 में लगभग 5000 लीटर्स पर पर्सन जो है वो था इंडिया में अवेलेबिलिटी, और अभी क्या है और 2050 के अराउंड क्या होगा। तो वो ग्राफ कर लिया और डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा दिया। तो जब भी वाटर का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले मैं ये ग्राफ साइड में से करके बनाऊंगा, मैं शेयर करूंगा ये। तो ये सीधा आपका 1 मार्क्स जो है वो बढ़ा सकता है। और आपका एम होना चाहिए कि जो आंसर राइटिंग करते हैं डेली, उससे आपको एक मिनिमम मार्क्स आ जाएगा लगभग 70-80। इसके बाद जब आप वैल्यू एडिशन करेंगे तो 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, आधा मार्क्स ऐसे करके हर एक क्वेश्चन में आएंगे, तो आप 100+ हो जाएंगे। सो ओवरऑल GS में आपका 400+ जो है वो टारगेट होना चाहिए। मोबाइल ले लीजिए, मैं बात करूं। देख लो कि जब कोई इम्पोर्टेंट कॉल कुमार जी से बात करना, हाँ। मैं किसी से बात करना, मैं बात करूं। इंटरव्यू का स्टेज जो है वो थोड़ा ये होता है कि वो आपके हाथ में नहीं होता, आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो जब लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे मेंस में डिसेंट स्कोर थे, 823 थे, और GS में 428 थे 2019 में, बट इंटरव्यू में मुझे 146 ही थे। सो उसके कारण रैंक जो है वो नीचे आया, बट वो मैं चाहता हूँ अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसमें एक भी सीट बिहार कैडेट में नहीं था। अगर लास्ट ईयर रैंक 1 भी आते तो बिहार कैडेट नहीं मिलता, इस बार एक सीट है। सो इंटरव्यू का मैं कहना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है, अगर आप कॉन्फिडेंटली उस इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर लेते हैं और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप कॉन्फिडेंटली बोल देंगे कि सर मुझे नहीं पता, आपको 170 to 180 आ जाएगा। मतलब उतना ही करने से आपको 170 आ जाता है। बाकी जो है वो इंटरव्यू बोर्ड पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे बोला, कितनी कन्विक्शन के साथ बोला। सो इस बार मेरा फोकस ये रहा कि मैं जब इंटरव्यू बोर्ड में जाऊं तो कॉन्फिडेंटली मैं उनको फेस करूं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर चीज़, हर स्टेज का जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर मुझे उतना टाइम मिल नहीं पाया था और उतने पीयर ग्रुप भी नहीं थे। इस बार मैं क्या किया कि मिरर के सामने थोड़ा प्रैक्टिस किया, जो आपको क्वेश्चन पता है, जो आपके बैकग्राउंड से है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप 5 दिन भी मिरर के सामने बोलते हैं तो आपका उस जो क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा कि वाई डू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज, ये सब, ये आपका बहुत अच्छा तैयार है और आप एक्सप्रेशन देख पाएंगे। फिर मैं फ्रेंड सर्कल में 2-3 लोग थे, उनको मैं बोलता था कि अच्छा तुम क्वेश्चन पूछो, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करता था और कुछ मॉक्स दिए थे। 2019 में मैंने 10-12 जगह मॉक्स दिए थे और कहीं पे भी उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। 2020 में मैंने 1-2 जगह ही मॉक दिया था, बाकी मैं मिरर के सामने और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो प्रैक्टिस कर लेता था। जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, मेरे बैकग्राउंड से क्वेश्चंस रहा। पहला क्वेश्चन सर का ये था कि अगर तुम गांव से आते हो तो तुम उस एरिया को जानते हो, अगर कटिहार का DM बना दिया जाए तो तुम अगले 2 साल क्या करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस थे। फिर बोले कि गांव में तुम कौन कौन से स्कीम्स देखते हो जो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है लास्ट 5 साल में, या कहाँ कहाँ फेलियर है, कहाँ कहाँ लिमिटेशन है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर मेरा जो बैकग्राउंड है, जैसे मैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस भारतीय रक्षा लेखा सेवा में हूँ, तो उससे रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड जो भी होता है उसको मैं प्रिपेयर किया था। और डिफेंस प्रोडक्शन, ऑफसेट क्लॉज, ये सारे से क्वेश्चन आए थे।
फिर करंट अफेयर्स से अफगानिस्तान इशू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो अफगानिस्तान इशू से क्वेश्चन आया। फिर मेरा जो बैकग्राउंड है आईटी बॉम्बे, और फिर मेरा इंटर्नशिप था अमेरिका में 2 महीने का इंटर्नशिप था, तो उस पर क्वेश्चन थे कि कंपैरिजन करो कि यूएस के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखते हैं। सो मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे या तो आपके बैकग्राउंड से या तो करंट अफेयर्स से होंगे, बट इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चंस आपके बैकग्राउंड से होंगे तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो, कि आपको पता होना चाहिए। और जो करंट अफेयर्स का है तो यू कैन ऑलवेज से कि सर मुझे अभी नहीं पता, या कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आप हमेशा कह सकते हैं कि सर मुझे नहीं पता, उसमें आप वो आपको जज नहीं करेंगे। ऑलरेडी जो है 2 जगह जाना है, मैंने बात भी कर दिया था। अभी इनके अपने जहाँ उन्होंने स्कूलिंग की थी प्राइमरी कदम कुमार के पास है, और फिर वो जाना है CIMT चंद्रगुप्ता। तो जो प्रश्न वगैरह है मैंने 15 मिनट का टाइम दिया है। 15 मिनट में आप लोगों के पास जो समय है, मीडिया को भी समय देना है, इमीडिएटली से भी आ गए हैं, बाकी मीडिया के बंधु आ गए हैं, जितने मीडिया वाले हैं सब लोग को यही बुला लिया है। कॉल आप देख रहे हैं कि हर सेकेंड कॉल आ रहा है। तो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आप जब IAS बने तो इसी तरह से कॉल है, इसी तरह से आपका सम्मान, जैसे माता पिता का जो है सम्मान वो बढ़े, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 2 साल की आपकी अच्छी खासी मेहनत करनी होगी, तब जाके आप IAS बनते हैं। और मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, बहुत टफ एग्जाम है, और टफ एग्जाम के लिए अपने आप को साइलेंट रखना, अपने आप को गंभीर रखना, अपने आप को तैयारी के दरमियान डाइवर्ट नहीं होना। बहुत सारे थिंग्स जो है फैमिली पर्सनल बहुत सारे ऐसे थिंग्स आएंगे बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए, और आप समस्याओं से जूझने के लिए, यानी कि कोई भी चीज अगर आपके सामने मुश्किल आती है तो यह समझना है कि आपको चेक करने आया है, यानी कि आपकी मजबूती के लिए आया है, कि आपको कमजोर करने आया है। तो आप समझिए कि प्रॉब्लम आ रहा है तो अच्छे दिन आने वाले हैं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को जो है सही डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है और लंबा सेशन जो है नहीं चला पाएंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो है आप लोग जनरली ये हो रहा है, क्वेश्चन कल ही पूछ रहे थे, हालांकि ये प्रासंगिक नहीं है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम क्यों हो रहा है। ये सभी का बहुत क्वेश्चन था कि हिंदी मीडियम का, मुझे जो लगता है मैं पहले जवाब दे दूं, हिंदी मीडियम में जो मटेरियल्स है बहुत, जिसका सिलेक्शन जो है करना बहुत मुश्किल होता है। इंग्लिश मीडियम बहुत ही कंसाइज है, और अगर बात करेंगे इकोनॉमिक्स की तो सब लोग जो है रमेश सिंह की बुक पढ़ते हैं। बहुत सारी अगर मान लेते हैं कि जैसे आप स्पेक्ट्रम में बताते हैं स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम हिंदी में आते हैं तो विपिन चंद्रा ही पढ़ना है, उनकी किताब पढ़नी है, इसके पांडे की किताब पढ़नी है, बीएल ग्रोवर की किताब पढ़नी है, यानी सबकी किताब पढ़ देनी है। और कुल मिला के क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे जो है लेके रख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में होता है कि बिल्कुल परफेक्टली कंसाइज। दूसरी बात है हिंदी मीडियम से रिजल्ट, आपकी हिंदी भी तो अच्छी होनी चाहिए, उसकी वर्तनी, उसके व्याकरण सब ठीक होने चाहिए। ये कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन उसका ये सब भी है। ऐसा नहीं कि आप कभी लिखते नहीं है, आप व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे जो है शॉर्टकट में लिखते हैं, वही आदत लगी हुई है, एग्जाम में लिख रहे हैं। मैंने अपनी बातें रखी है, लेकिन शुभम से जानना चाहेंगे कि कैसे जो है हिंदी मीडियम का रिजल्ट इंप्रूव हो और हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम क्यों है। इसका जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। हिंदी भाषी चुके हैं आप, बताइए। मैं देखा हूँ कि अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं मेंस में तो वो काफ़ी अच्छा लगता है और थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। सो जनरली हैबिट होता है लोगों की पैराग्राफ में लिखते हैं हिंदी वाले। अगर आप पैरा में भी लिख रहे हैं तो आपको 4 लाइन से लंबा पैरा नहीं लिखना है। आप 4 लाइन लिखे, फिर गैप दें, फिर दूसरा पैरा, 4 लाइन ऐसे करते हैं, 3 लाइन या 4 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं। जब आप पॉइंट में लिखते हैं तो मैक्सिमम मेरा रहता था कि 2 लाइन 3 लाइन मैक्स, बहुत ज़्यादा हुआ था जनरली 2-2.5 लाइन। सो आप पॉइंट वाइज देखें। अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो आप कोशिश होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन, फिर 10 पॉइंट, आप क्वेश्चन को 2 भाग में बांटें, 5-5, 10 पॉइंट, फिर कंक्लूजन। फिर 15 मार्कर का क्वेश्चन है तो कोशिश होनी चाहिए इंट्रोडक्शन, फिर क्वेश्चन को 3 भाग में बांटें, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, फिर कंक्लूजन। और फिर आप सब हेडिंग डालिए, और जो आपका सब हेडिंग होगा तो क्वेश्चन से जो आप पिक करेंगे क्वेश्चन वाला ही लाइन आप सब हेडिंग बनाएं, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको ये एहसास होगा कि जो लिखा है वो क्वेश्चन का ही जवाब दे रहा है। सो वहाँ से क्वेश्चन का लाइन बना के सब हेडिंग लिखिए, और 5-5-5 ऐसे करके आप लिखिए। तो पॉइंट वाइज लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, अंडरलाइन करिए और बॉक्स बनाइए। सो मेरा ये ऐसा रहता था कि अगर मैं अपने पेपर्स भी शेयर करूँगा
सो मैं ये करता था कि जो बॉक्स ऐसे बनाता था कि कोई कीवर्ड होगा, विद इन दैट 2.5 लाइन आपको एक कीवर्ड होगा जो एग्जामिनर पढ़ के समझ जाएगा। तो कीवर्ड को मैं ऐसे बॉक्स बना देता था। तो ऐसे 5-6 बॉक्स एक क्वेश्चन में होते हैं, तो एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको 5 बॉक्स सीधा दिखेगा, वो सीधा मार्क्स देगा। तो वो उसका काम जो है, आपको कोशिश करना है कि एग्जामिनर का काम को आसान करना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। रिसोर्सेज का जहाँ तक बोले कि आपको रिसोर्सेज लिमिटेड यूज़ करने हैं, और जैसे करंट अफेयर्स का मैंने बताया कि विजन, मेरे जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो विजन एयर्स का करंट अफेयर्स जो है वो हिंदी वाला वो फॉलो करते हैं। 365 जो है 360 मंथली मैगजीन आता है, 365 भी आता है, दोनों आते हैं। सो रवि सिहाग हैं मेरे काफ़ी करीबी दोस्त, तो वो हिंदी मीडियम से है, 2 बार उन्हें रैंक आई है, और वो जो है वो फॉलो करते हैं। सो ऐसे करें, और उनका अगर आप पेपर देखो तो वो पॉइंट वाइज भी लिखते हैं। सो आप पॉइंट वाइज लिखें। शुभम की कॉपी जो है मैंने विजन से लेकर अपलोड किया था अपने YouTube चैनल पे कि शुभम का कॉपी आया बाहर, तो वो स्लाइड में आपने देखे होंगे कि जो बता रहे हैं कि उन्होंने प्रैक्टिस भी किया था वो मॉडल सेट का भी, तो नीचे जो है वो हाईलाइट किया हुआ, हर लाइन के बाद जो हाईलाइट किया है सब हेडिंग डाला हुआ है, यानी कि एग्जामिनर के काम को उन्होंने आसान कर दिया था, जिसके चलते जो है स्कोरिंग जो है अच्छा होता है। तो आपको उसको भी प्रेफर कर बताइए। 2019 का सर वो पेपर है। अभी जो है आपको के लेटेस्ट जो है कॉपी लिखेंगे जब टाइम मिलेगा, लिख चुके हैं वो अवेलेबल कराएंगे तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाएंगे कि किस तरह से उसमें लिखना है। 2-3 क्वेश्चन के बनेंगे। सबसे पहले राइट साइड से किन्हीं को 1-2 लोग जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए, खड़ा हो जाइए, जल्दी बताइए। सर कह रहे हैं कि वो आप जॉब करते हुए भी इस चीज़ को मैनेज किए, तो उसके बारे में कुछ प्लान बताइए। जॉब वाले हैं, जॉब में हैं। मैं मेंस जो है वो जॉब से पहले दे दिया था, क्योंकि मेंस के लिए लवासना की 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसको मैं स्किप किया था। लेकिन प्रॉब्लम हुई थी, मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि हमें दिसंबर में ज्वाइन करना था और वो बोल रहे थे एग्जाम से, और जनवरी में एग्ज़ाम था, तो मेरा पूरा दिसंबर चला गया था वो ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराने में। तो मैं 20 दिन ऑलमोस्ट पढ़ नहीं पाया था। फिर जब मेंस दे दिया, इंटरव्यू का टाइम आया तो ट्रेनिंग चल रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ। तो मैं पापा को भी कल बता रहा था कि 2019 का जब मैं अटेम्प्ट दे रहा था तो 20 दिन पहले लगा कि इस बार तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंस का प्रिपरेशन प्रीलिम्स के 10 बाद ही ज़्यादा स्टार्ट किए। और फिर मुझे याद आया कि प्रथम कौशिक रैंक 5th थे, कि उनको भी ऐसा लगा था 18 दिन पहले 24 दिन पहले, तो लगा कि यार उनको लग सकता है तो मुझे लग रहा था अच्छा ही है ना। और फिर इस बार जब मैं लिख रहा था तो मैं जो है एक 22 या 23 को मैं टेस्ट लिखा था, और मेरे जो पीयर ग्रुप में थे जिसको मैं गाइड किया था उसने लिखा, और ऐसा लगा कि मेरे से अच्छे लिखे। मुझे लगा कि यार मेरा जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है उतना अच्छा नहीं है। सो 9 जनवरी को पेपर था, और 25 दिसंबर को ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, कुछ नहीं किया हूँ। तो उस समय मैं अपने जो दोस्त है उससे बात किया, वो मेरा कॉपी देखा, बोला कि भाई तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, क्यों टेंशन ले रहे हैं। तो इस समय आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव लोगों से रहें। आपको हमेशा लगेगा कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन आप फोकस करें आंसर राइटिंग में, और फिर कोशिश करें कि जो भी तैयारी हुई है उसको, जितना भी तैयारी की है उसको अच्छे से अच्छे जो है एग्जामिनेशन हॉल में लिख दें। क्वेश्चन है, शीशेट काफी चैलेंजिंग हो रहा है, हर साल डिफिकल्ट हो जा रहा है। रिजल्ट में रेशियो गिरता क्या है, उसका जो रीडिंग और आंसर का पार्ट है आरसी का, सर उसमें भी ऑप्शन दे रहे हैं, केवल 1 and 2 and 3। सर आरसी भी वेरी डिफिकल्ट हो रहा है, ये अभी साल बाय साल सब शीशेट बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, कैसे अभी करें? सीसैट में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बट पेपर 1 से मैं जब भी 2019 और 2020 में पेपर दिया, इवन तो मेरे जो ग्रुप के थे वो IIT कानपुर के भी थे, खड़गपुर के भी थे, हम लोग सबसे पहले भाग के आके पेपर 2 चेक करते थे, और कंसिस्टेंटली मेरा दोनों बार पेपर 1 से पेपर 2 में ही कम मार्क्स रहे, 100 के करीब ही रहे। सो मेरा फोकस क्या रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं टारगेट करूँगा, मैं सीसैट में टारगेट रखा था 50 क्वेश्चन ही करूँगा। मैथ के क्वेश्चंस को मैं बार बार चेक करके करता था, और 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, या 5 से 10 क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंशन में मैं सेलेक्टिव हो जाता था, कि जो कॉम्प्रिहेंशन छोटा छोटा है उसको मैं पहले करता था, और फिर मैथ के क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू कर लेता था। ऑप्शंस आप बैठा बैठा के चेक करके, बैक इंजीनियरिंग करके आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बना सकते हैं। तो मेरा उतना अच्छा प्रिपरेशन सीसैट का नहीं रहा। मैं प्रीवियस ईयर हर साल एक पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर का वो एक में लगा लेता था। इन जनरल जो है मैं उतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊँगा आपको इसमें, आप कहीं और या यूट्यूब पे आप देख सकते हैं।
लेकिन आपको तैयारी से सेट की अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है एंथ्रोपोलॉजी का मैं एक डिटेल वीडियो जस्ट प्रीलिम्स के जस्ट 2-3 दिन बाद मैं लेते आऊँगा, है ना, मैं शेयर कर दूँगा। और मेरा जो जीएस का जो प्रिपरेशन है वो भी एंथ्रोपोलॉजी में फ्लो किया है, और वहाँ पे भी बस 2 बुक में पढ़ा, एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड और डीमिस्टिफाई एंथ्रोपोलॉजी। तो लास्ट ईयर के अक्षर टॉपर उन्होंने लिखा था। सो उसमें भी लिमिटेड ये फॉलो किया। और दूसरा, आप हमेशा याद रखें कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम है। सो जब आप पेपर क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश करें कि ये क्यों पूछा गया, तो आप एक थोड़ा यूनिक आंसर बनाने की कोशिश करें। सो एंथ्रो में भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ता था कि अगर इसका यूज़ यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं वैसे। सो ऐसे करके आप थोड़ा आंसर को यूनिक बना सकते हैं। मैं ये पूछ रहा था कि जो बच्चे घर से पढ़ना चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, क्लास ज्वाइन करेंगे तो नहीं, वो घर से कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखिए 2020 में मैंने अपनी तैयारी रूम पे बैठ के ही की थी। आप जैसे यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं, आप कोचिंग कर ली, आप जो बेसिक है बेसिक किताबें पढ़ ली, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए फ्री UPSC material.com ऐसे कोई वेबसाइट है, वहाँ से आप क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं सारे कोचिंग के। विजन आइस के ऐप से आपको रिसोर्सेज फ्रीली मिलता है, जहाँ पे सर कुछ रिसोर्सेज देंगे वो फ्रीली रहेगा। उसमें क्या करना है कि आपको जो मटेरियल्स मिलता है ना, एक्चुअली क्या है कि आप एक अच्छा पीयर ग्रुप, एक माहौल होना बहुत जरूरी होता है तैयारी के लिए। ये 2 आपको जो है कंडीशंस होना चाहिए। माहौल का जो आप लोग बोलते हैं, माहौल का होना जरूरी है। बुक्स तो खुद ही पढ़नी है, जो आप सेल्फ स्टडी करेंगे, रूम में पढ़ेंगे, वही अल्टीमेट रिजल्ट दिलाने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपकी मटेरियल्स अच्छा हो। अभी तो सोशल मीडिया सब कुछ अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पर कोचिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें क्या करें, नहीं मेन जरूरत है, ग्रुप के लिए जरूरत है। हाँ, ग्रुप अच्छा होना चाहिए, 4-5 लोगों का। मेरा 5 लोगों का ग्रुप था, और ग्रुप का नाम भी परिवार हम लोग रखे थे। तो काफ़ी क्लोज है, उसमें सारा चीज़ उनको कुछ अच्छा मिला तो वो ग्रुप पे शेयर किए। कोई बकवास नहीं, कुछ इधर उधर की बातें नहीं, तो पढ़ाई की बातें। और प्रिपरेशन में थोड़ा इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है एक टाइम के बाद, कि आपको लगना चाहिए कि आप अकेले ना हो, तो उसके लिए भी ग्रुप इम्पोर्टेंट है। और जब आप मेंस की तैयारी करते हैं 9-10 घंटे, तो उसमें ग्रुप रहता है तो एक मोटिवेशन होता है। आपको आपका क्लोज फ्रेंड 10 घंटे पढ़ेगा तो आपको भी लगेगा कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए। तो देख के ही आप 3 महीने जो है वो पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप जब ग्रुप में शेयर करते हैं तो उससे नॉलेज जो है सो आपका सबका बढ़ता है, तो आपके रिजल्ट जो है सभी का ग्रुप से होते हैं। ऑप्शनल चूज कैसे करना है? मैंने बताया ना पूरा डिटेल में कि मैंने 1.5 महीना दिया था, सारा सिलेबस देखा, बुक्स वगैरह पढ़ा, टॉपर्स के देखे, अपना स्ट्रेंथ देखा, सारा चीज़। मेरा भी सेम बैकग्राउंड था कि मैं इंजीनियरिंग से इधर आया, तो मैं सिलेबस देखा। फिर जनरली मेरा ये मानना है कि जब आप 2-3 महीना प्रिपरेशन में आ जाते हैं तब डिसाइड ऑप्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। शुरुआत में हमारा जो सोचने का जो थिंकिंग है वो थोड़ा लिमिटेड होता है, अगर हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड से आए हैं। तो मैं 6 महीने प्रिपरेशन में रहने के बाद ऑप्शन डिसाइड अच्छे से किया था। तो आप सिलेबस देखिए, अपना स्ट्रेंथ आप बाकायदा ऐसे लिखिए। मैं ऐसे लिखा था कि सिविल इंजीनियरिंग पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के 4-5 पॉइंट, नेगेटिव के 5-6 पॉइंट। तो ऐसे करके आप करिए तो आपको एक लगेगा कि हाँ आपने कुछ किया है, और जो मन में है वो सारा बात लिखिए। फिर एक ऑब्जेक्टिवली आप रैशनल एक डिसीजन लें, किसी और के कहने पे ना लें। क्वेश्चन ये है कि हिंदी उनकी बहुत अच्छी हो, इंग्लिश में एवरेज है, बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो मीडियम कौन सा ऑप्ट करना चाहिए? इंग्लिश में रिजल्ट अच्छा हो रहा है, इसीलिए इनका क्वेश्चन है कि क्या हम कौन सा मीडियम अपना है। आप शुभम से पहले मैं रिपीट करूंगा कि जो मीडियम में आपने पढ़ाई की है वो कंफर्ट होता है, नए सीधे मीडियम पे आने में दिक्कत होती है। मेरे बैच में भी अमित कुमार थे जो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देते थे, उनका नहीं हुआ, फाइनली जो है हिंदी मीडियम में दिया तो 79 रैंक आया था, ठीक है। क्योंकि वो उन्होंने भी इसी तरह से देख के कि इंग्लिश मीडियम होता है, इंग्लिश में क्योंकि पूरी पढ़ाई उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ हिंदी में किया, बाद में इंग्लिश में लिख रहे थे 2 बार में। तो ऐसा भी हुआ, एक एग्जाम्पल मेरे पास है, बट बाकी वो सुबह बताएंगे कि किस तरह से जो है वो मीडियम को लेकर कंफ्यूजन जो है कैसे उसको दूर किया जाए।
ऐसा है कि सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मॉक टेस्ट लिखें। आप हिंदी मीडियम से Yes. लिखें, इंग्लिश मीडियम से लिखें, फिर आप अपने दोस्तों से एक बार रिव्यू कराइए, सर से करा सकते हैं। आप खुद भी कुछ दिनों के बाद आप खुद भी अपनी कॉपी को रिव्यू कर पाएंगे। आप इंग्लिश मीडियम से भी लिख सकते हैं। इंटरव्यू के स्टेज पे आप कोई भी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो उसमें आप मतलब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हिंदी ले सकते हैं। और जहाँ तक इसका है, मॉक टेस्ट के थ्रू करिए और आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। 2 क्वेश्चन हम लेंगे, ज्यादा आप नहीं ले पाएंगे, टाइम कम है। जी बोलिए। जैसे लास्ट समय में सर हम लोग ग्रुप अगर स्टडी करते हैं तो लास्ट समय में ग्रुप स्टडी छोड़ देना चाहिए, अकेले पढ़ना चाहिए। और फिर जब एग्जाम का समय आता है तो ग्रुप स्टडी छोड़नी है या फिर कंटिन्यू रखनी है? इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। मेरे कुछ दोस्त लोग जो है वो ग्रुप स्टडी एंड में नहीं करते क्योंकि उनको एक माइंडसेट चाहिए होता है। मैं एग्ज़ाम के बीच में कोई नहीं करता, जो गैप होता है एग्ज़ाम उसमें नहीं करता। एग्ज़ाम के 3 दिन पहले तक भी मैं डिस्कशन जो है वो नंबर ऑफ आवर्स को रिड्यूस कर दूंगा, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए? सेट परफेक्ट। ये सबका प्रश्न यही रहता है। कितना घंटा पढ़ना चाहिए? मतलब किस टाइप का है? देखिए, आप कंसिस्टेंटली कभी भी उतने ज़्यादा आवर्स नहीं पढ़ पाएंगे। 3 साल में एवरेज स्टडी आवर्स मेरे 7 से 8 घंटे हुए होंगे। लेकिन जैसे प्रीलिम से 2 महीने पहले जो है वो आपको लगभग 9 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। आपको ऐसा है कि प्रीलिम से 2 महीने पहले और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम है आपको पढ़ाई ही लिखना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत कम, उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना होता है। तो आप जो भी और सब चीज़ें हैं उसका आप टाइम हटा दीजिए और बाकी टाइम पढ़िए। सर, तैयारी के दौरान हम लोग बीच में डिमोटिवेट होते हैं, तो उसके लिए क्या? तैयारी के दरमियान जो है बीच बीच में ये डिमोटिवेट होते हैं, लगता है कि होगा कि नहीं होगा, तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, वो कैसे डायरेक्शन हमेशा परफेक्ट पता नहीं ओवरकम होता, कैसे जब करते तक थे? कोई टॉपर नहीं बनता या फिर कोई सक्सेस नहीं पाता तब तक उसको पता नहीं होता है कि हम किस बात पे जाए। बस एक परफेक्ट वही नहीं बनता। तो वो होगा, अगर ऐसा लग रहा है तो अच्छी बात है, आप सही ट्रैक पे हैं। क्योंकि हर अटेम्प्ट से पहले मुझे यही लगता था कि इस बार नहीं होगा। आपका फर्स्ट प्री देने के बाद कैसा एक्सपीरियंस था सर? उस समय बहुत अच्छा लगा था। सर, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हुआ, हाँ, फिर आप उसमें इसलिए बहुत अच्छा लगा था कि 5 महीने की तैयारी थी और मैं लगभग 80 मार्क्स से करीब ला रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि 5 क्वेश्चन और सही करेंगे, 95 के ऊपर जाएंगे और मेरे Automatic सिलेक्शन हो जैसे जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव देखें ये हर चीज़ का। सही है। सर बस एक चीज, आप डेटा कैसे याद रखते थे? डेटा कैसे याद रखते थे शुभम? चूंकि इंजीनियर है तो डेटा के लिए ज्यादा कोई इंजीनियर का तो जन्म से डेटा कहाँ पे पूछा जाता है? या सर प्री में जैसे डेटा पूछता है, जैसे बीपीएससी का हो या ये सब इकोनॉमिक्स वाला डेटा पूछता है, या फिर मेंस में जब इकोनॉमिक्स हम लिखते हैं और उसके मार्क्स को बढ़ाने के लिए जब डेटा पुट किया जाता उसमें है ये तो कि exact कोई याद नहीं आते रहता है मेंस के दरमियान। जो 6 पेज का या 10 पेज कह रहा हूँ, मेरा डेटा के लिए अलग से नोट्स था। उसमें टॉपिक्स लिखता था और डेटा पॉइंट्स 1 2 3 4 करके थोड़ा गैप भी छोड़ता था। मानो इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल भी वो नए पॉइंट जोड़ दूंगा। कोशिश करिए कि एक चीज़ के लिए एक डेटा होना चाहिए। जैसे आप एजुकेशन पे रखेंगे तो 4-5 डेटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हेल्थ के लिए रखेंगे तो 5-6 डेटा, ऐसे ऐसे करके आप क्या सर, जैसे एजुकेशन हो गया या फिर इंडस्ट्री का डेटा हो गया, तो हमें एक जैसे पीसीएस का होता है तो स्टेट का जो बजट होता है उसका, फिर सेंट्रल का, फिर यूएनओ वगैरह का, कहीं से भी आप डेटा निकाल सकते हैं। मैं जनरली जो मेन सोर्स है उसको मैं नहीं देखता था। मैं कोचिंग का जो बजट या ये सब का एक शॉर्ट नोट्स आ जाता है, सर भी देते होंगे, या बजट डॉक्यूमेंट से, तो वहाँ से डेटा जो है वो निकाल लेता था। मंथली मैगजीन पढ़ेंगे उसमें डेटा रहेगा। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप लिखेंगे उसमें मॉडल आंसर्स में डेटा रहेगा। आप सर का कुछ मटेरियल देंगे वहाँ डेटा रहेगा। तो वहाँ पे जो भी वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें हैं उसको आप सेपरेटली पेज में लिखें। तो 10 पेज का मेरा डेटा का नोट्स था, 2 पेज का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, 2-3 पेज का कमेटी का नाम था, 3-4 पेज का नीति आयोग का रिकमेंडेशन था, ARC2 का रिकमेंडेशन था। तो ऐसे ऐसे करके आप अलग अलग लिखें ताकि उसको बार बार देख पाएँ और एग्जामिनेशन पहले उसको पढ़ पाएँ। सर, आपके जीवन में सबसे ज्यादा योगदान आपका अनुभव का रहा या शिक्षक का रहा? जीवन में आपका मेरे फैमिली का रहा, मतलब पूरे फैमिली में पापा मम्मी चाचा चाची दीदी सबका रहा, और वही मेरे शिक्षक भी रहे जो सर, जो बच्चे करंट ग्रेजुएशन पास किए या पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया उसके बाद किसी भी कारण से उनको एक गैप हो गया 2 साल 3 साल या किसी और फील्ड में थे,
उन लोगों को प्रिपरेशन में क्या डिफिकल्टी हो रही है, उन्हें करनी चाहिए, उनके लिए पॉसिबल है? अर्निंग का आप देख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें वो इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 से 1.5 साल कंसिस्टेंटली प्रीलिम से पहले पढ़ रहे हैं, फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में पढ़ रहे हैं, तो आप निकाल सकते हैं। ये मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि 2019 के अटेम्प्ट में शुरुआत के 6 महीने में पढ़ा, लास्ट के 6 महीने पढ़ाई नहीं हो पाई थी, बहुत सारे रीजंस थे। फिर जनवरी में ऐसा दिमाग में आया कि आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो जनवरी में पढ़ा। फिर फरवरी में, जून में एग्ज़ाम था, और फरवरी में मैंने डिसाइड किया कि मैं जो जिस फ्रेंड के साथ रह रहा था, मुझे लगा कि मैं अलग रूम लूँगा तो मैं ज़्यादा पढ़ पाऊँगा। तो आपको जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, तो वो आप ज़रूर करें। और आप ये रखें कि अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं तो आप जरूर इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। जैसे ग्रेजुएशन के बाद 3-4 साल किसी और फील्ड में हाँ, तो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। जब जो आपका जो एक्सपीरियंस जो मिलता है, जब आप काम करते हैं, वर्किंग है, कहीं है, वो एक्सपीरियंस आपको इंटरव्यू स्टेज में भी हेल्प होगा, और इन जनरल आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलता है। अगर आप वर्किंग हैं, वर्क किए हुए हैं, फिर आप जॉब में आते हैं, तो एक्सपीरियंस हमेशा आपको थोड़ा मेच्योर बनाता है और आपको हेल्प करता है। तो आप ये इससे हताश ना हो कि मेरा 3-4 साल का गैप हो गया। और एक क्वेश्चन का ये था कि सोर्सेज वगैरह का, तो यूपीएससी का आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी के वेबसाइट से, और उसको लिखिए और आगे यूपीएससी लिखिए, तो आपको 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के उस पर आर्टिकल्स मिल जाएंगे। दृष्टि का मिलता है, बहुत सारे कोचिंग का मिलता है। आप 2-3 कोचिंग का आप देखिए, तो ऐसा होगा कि हर टॉपिक पे आपको 5 से 6 पेज का जो है वो कंटेंट मिल जाता है। तो कंटेंट की कमी आपको कभी भी नहीं होगी, आप गूगल से हमेशा निकाल सकते हैं। बस टॉपिक लिखना है, आगे यूपीएससी डालना है, काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएंगे।